हेलो स्टूडेंट्स, सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर शशांक, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्ज़ाम क्लियर किया है। इससे पहले इन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन की थी। यूपीएससी के प्रिपरेशन के 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद एज ए प्लान बी उन्होंने आरबीआई को चुना था, आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ को, और फाइनली आरबीआई ग्रेड बी 2025 में सिलेक्ट हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेसन थैंक यू शशांक। सर। तो आज हम शशांक से जानेंगे जर्नी की कैसी जर्नी रही थी, क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था कि उन्होंने यूपीएससी जर्नी के बाद अपना प्लान बी चूज़ किया था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ शशांक से। शशांक ने 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी, उसके बाद 2021 में यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले ये 2 साल का गैप, मतलब 2018 से 21, तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे आप? एक्चुअली सर आफ्टर ग्रेजुएशन तो मुझे एक कंपनी में जॉब मिली थी, हुँ, हुँ। बट एट द सेम टाइम मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ था। हुँ, हुँ। तो इट वाज अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू चूज बिटवीन द जॉब एंड द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई वेंट विद टेकिंग केयर ऑफ माय मदर। तो 2018 से 2021 तक जो ट्रीटमेंट फेज था मदर का, तो मैं उसी में इन्वॉल्व था, क्योंकि एवरी वीक एंड ट्वाइस अ वीक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल चलते थे। हुँ, हुँ। तो आई वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड दैट्स ओनली। ओके, ओके। यस। सो 2021 में आपने यूपीएससी प्री नहीं क्लियर हुआ, यस 22 सर। में प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर नहीं हुआ, 23 में आप इंटरव्यू तक गए, 2024 में इंटरव्यू तक गए। तो क्या ट्रिगर पॉइंट था कि देखो, जब 2-2 बार इंटरव्यू दे देता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई भी होता है। यूपीएससी यस में सर। मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है कि 6 अटेम्प्ट्स तक अपना जर्नी को नहीं छोड़ते हैं, मतलब 2 इंटरव्यू देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, तो उसी को फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ट्रिगर पॉइंट था कि आप रेगुलेटरी की तरफ भी पैरेलल में मूव कर गए थे? एक्चुअली सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, हुँ, हुँ। तो उसके पहले आई वॉज श्योर कि 4 अटैम्प्ट्स दूंगा, जैसे पहले 2013 के पहले से। तो आई वुड गिव 4 अटैम्प्ट्स। होता है तो आई वुड परस्यू द सिविल सर्विसेज पाथ, एंड इफ इन केस आई मिस द टारगेट, तो आई वुड ट्राई सम अदर एग्जाम्स वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट थ्रू माय नॉलेज। तो 2023 में जब मैं सर ये एनकाउंटर आरबीआई के साथ ऐसा था कि आई वाज सर्चिंग फॉर एन एमसीक्यू। तो मई का मंथ था, एंड तभी आरबीआई की नोटिफिकेशन आई थी 2023 में। तो मैंने तब वो नोटिफिकेशन देखी थी, एंड थ्रू दैट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक द जॉब एंड ऑल द वर्क ऑफ द आरबीआई। तो तब से मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वुड गिव सीरियसली फॉर आरबीआई, एंड उसके बाद से आई एम परस्यूइंग द पाथ ऑफ आरबीआई। ओके। एक और मिथ लगा लो या जनरल परसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू द यूपीएससी, तो यस स्टूडेंट्स सर। को इसको परस्यू करना चाहिए ऐसे एग्जाम्स को या नहीं करना चाहिए? सर आई वुड से कि वैकेंसीज कम है, तो सामने फॉर्म फिलिंग भी कम है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो कोई भी एग्ज़ाम होगी उसमें सिमिलर ही होने, मतलब पासिंग परसेंटेज आपका सीरियस कैंडिडेट से आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट द थिंग इज़ कि आरबीआई में आप एक तो सिलेबस उसका काफ़ी कंसाइज है, नंबर ऑफ पेपर्स उसमें मेंस के अंदर 3 ही होते, जो सिंगल डे में ही आपके कंप्लीट हो जाते। तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ ईजियर देन यूपीएससी। इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस लाइक यू प्रोवाइडेड टू मी, तो इट बिकम्स ईजियर टू फॉलो द पाथ ऑफ आरबीआई, क्योंकि उसका कंसाइज सिलेबस, छोटी एग्ज़ाम है, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी सर जो होता है वो काफ़ी फास्ट है। मतलब इस साल अक्टूबर में प्रीलिम्स थी, दिसंबर में मेंस, एंड अभी मेरा सिलेक्शन भी हो गया। 6 मंथ में आपको 6 मंथ सब में ही कुछ? हाँ हो जाता है। तो इन केस यू मिस द टारगेट ऑल्सो, तो भी आपके पास में तुरंत फिर दूसरा ऑप्शन रेडी होगा। ये मेरा व्यू है कि जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मोस्ट रिलेवेंट जॉब आपके आरबीआई ग्रेड श्योरली बी सर। ऑफिसर ही है। हाँ। तो एक और, आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, सीसेट पढ़ते हैं, आरबीआई में क्वांट रीजनिंग है, ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि नहीं, यहाँ क्वांट बहुत टफ आता है, कैट लेवल का आता है, रीजनिंग बहुत टफ होती है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा मैनेजेबल नहीं होता है। तो यू हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी एज वेल एंड इन द आरबीआई एज वेल, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस?
नहीं सर, मतलब टफ ये सेंस में है कि यूपीएससी में यू हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट क्वेश्चन बिटवीन द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज द रीजनिंग एंड कॉन्ट। तो उसमें एक लिमिटेड 66 मार्क्स लाने हैं आपको। यहाँ पे क्या है ना कि सेक्शनल कट ऑफ भी है एंड प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी करना है। तो क्वेश्चन आर ऑफ ऑलमोस्ट द सिमिलर लेवल, थोड़े डिफिकल्ट होते बट दे मतलब 30 क्वेश्चन जो कॉन्ट के है तो 10 हो गए डिफिकल्ट, बट बाकी के 20 तो ऑन द यूपीएससी साइड ओनली। तो वो आप टारगेट करोगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर द सेक्शन। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में थोड़ा फैक्चुअल और डेटा बहुत सारा याद करना होता है, जबकि यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। यस तो सर। यहाँ पे आपको चैलेंज फेस किया था आपने? हाँ सर, मतलब एफर्ट तो थोड़े ज़्यादा देने पड़ते क्योंकि इसमें परसेंटेज एंड नंबर एंड रैंक एंड वो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते। बट सिमिलर लाइंस पे सर यूपीएससी में भी काफ़ी बार आपको आर्टिकल याद रखना है, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो वहाँ पे अलग टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चंस है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के। बट आई थिंक बोथ आर डूएबल और आरबीआई के आई फाउंड ऑन अ ईजियर साइड टू यूपीएससी। सोर्सेज क्या रहे थे? सोर्सेज सर, इफ़ आई टॉक अबाउट जीए तो उसके अंदर सबसे पहले तो पीआईबी की वेबसाइट में देखता था डेली, एंड अलोंग साइड दैट पीआईबी के लिए ही सीजीबी के साइड से जो मटेरियल आता था, द टॉप 100 मटेरियल, तो वो मैंने अच्छे से रिफ़र किया था क्योंकि उसमें अराउंड 15 to 20 पीडीएफ्स मिले थे। एंड उसमें टोटल सर 2000 एमसीक्यू तो कवर हो ही रहे थे ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स। तो अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर फेज़ 1। तो मैंने फेज़ 1 में ज़्यादा नहीं किया था एफर्ट क्योंकि फेज़ 1 का सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना है। तो मैंने यही 2 सोर्स ज़्यादा फॉलो किए थे तब। एक यूपीएससी प्री की बात करते हैं और आरबीआई ग्रेड बी की प्री की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, सेक्शनल टाइमिंग भी है पेपर में, वहाँ ओवरऑल टाइमिंग होती है, तो Yes, sir. ये कैसे मैनेज किया? सर एक्चुअली यूपीएससी में ऐसा है कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है जितनी प्रीलिम्स क्लियर की, कि आउट ऑफ 100 आपको 35-40 क्वेश्चंस आर नोन टू यू मैक्सिमम। तो बाकी के क्वेश्चंस में तो आपको लैंग्वेज के बेसिस पे या कैसे भी करके आपको सॉल्व करना है। आरबीआई में क्या है ना, कॉन्ट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसमें ऐसा नहीं होता है कि दे आर अननोन टू यू। आपको सॉल्व की अगर आपकी स्पीड अच्छी है और टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर कि क्वेश्चन सिलेक्शन। जैसे कॉन्ट में आपके पास में 25 मिनट्स है एंड 30 क्वेश्चन है, तो सब तो सॉल्व होने से रहे। तो जैसे आप बताते थे कि क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, 2 से 3 मिनट का टाइम दो एंड फिर उसी क्वेश्चन को टारगेट करो। तो मैंने यही अप्रोच रखा था कि यूपीएससी में आई यूज टू सॉल्व लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता था, बट यहाँ पे मैं इजी क्वेश्चन पहले टारगेट करता था एंड फिर द डिफ़िकल्ट वन। एक सिलेबस ओवरलैप की बात करते हैं तो यूपीएससी का एक सिलेबस है और एक आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है, कितना ओवरलैप है? सर फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 2 में तो है काफ़ी सब्जेक्ट्स है। लाइक फाइनेंस में डायरेक्टली ओवरलैप नहीं हो रहा है, बट फाइनेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वो सब इकोनॉमिक्स में आता ही है यूपीएससी में। एंड जो ईएसआई का पार्ट है वो तो पूरा करंट अफेयर एंड यूपीएससी बेस्ड ही है। एंड द थर्ड पेपर इज़ इंग्लिश, तो उसमें ऐसे हम यूपीएससी में लिखते, हियर इट इज़ इन द स्मॉलर वर्जन। यहाँ पे 600-700 वर्ड्स होते, वहाँ पे इट इज़ 1200 वर्ड्स। तो एक ऐसे ओवरलैप होता है। और दूसरा ईएसआई का पूरा पेपर और फाइनेंस का भी, तो आई वुड से सर 70% सिलेबस एथिक्स इज भी ओवरलैप। ओवरलैप होता है, सिर्फ मैनेजमेंट एथिक्स भी पार्ट आता है जो है मैनेजमेंट कि, में, यस सर। और कुछ फाइनेंस के चैप्टर्स हैं जो हाँ, डिफरेंट हैं बट यस सर, स्टिल दे आर डूएबल। दे आर डूएबल एंड मैनेजमेंट में भी जो एथिक्स के अलावा है, दे आर ऑल्सो स्मॉल एंड डूएबल टॉपिक्स। तो एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट कितना एज मिला आपको इस एग्जाम में? सर यूपीएससी एग्ज़ाम से मतलब एज तो मिला है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो होती है, तो दैट थिंग हेल्प मी। लाइक मुझे पहले से हैबिट थी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का क्या फॉर्मेट रखना है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। तो वो मेरे लिए इतना नया नहीं था आरबीआई में, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें टाइपिंग में करनी है, तो इट नीडेड प्रैक्टिस। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी कर रहे हो और फिर आप चले गए कि वही फ्लो में, तो वैसे नहीं होगा। यू नीड टू डेडिकेट सम एक्स्ट्रा टाइम टू इट। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करना है, वहाँ पे आप हाँ, पेन पेपर बेस्ड अटेम्प्ट करना होता है और यस सर। हैबिट भी वही होती है। हाँ, एंड टाइपिंग में सर काफ़ी डिफरेंट है। मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है पेन पेपर में ना सामने दिख जाती है,
तो और उसमें टाइपिंग में द फॉन्ट्स आर स्मॉल, तो वो ढूंढनी भी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती है काफ़ी बार। बट ये है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन इजी रहता है यस इफ़ यू सर, आर एन श्योरली। यूपीएससी एस्पायरेंट। एंड दूसरा वो जो होता है ना सर कि एग्ज़ाम डे पे आपको 6 आवर्स बैठने की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस भी तो है। वो यूपीएससी से यहाँ पे मिली थी। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, 200 आपका 200 सिलेक्शन डिसाइड मार्क्स। कर सकता है। तो ये एक यस सर, इम्पोर्टेंट। काफ़ी गेम चेंजिंग पार्ट है सर वो तो डिस्क्रिप्टिव। तो ईएसआई एफएम की बात करते हैं। ईएसआई आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है, ईएसआई में आपका डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। सेम एफएम में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। तो ईएसआई में जैसे आपको स्कीम्स भी पढ़नी है, रिपोर्ट्स भी पढ़ने हैं और पीआई भी पढ़ना है, बहुत सारा डेटा फैक्ट्स क्रैम करने होते हैं। तो इसके लिए क्या अप्रोच यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो सर जो ईएसआई का पेपर है, तो ईएसआई इट इज़ मोर ऑन द करंट अफेयर साइड, लाइक 80% क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही बनते। तो हम यूपीएससी में सर जो स्कीम्स पढ़ते, पीआईबी इनिशिएटिव्स पढ़ते और रिपोर्ट्स पढ़ते, यूपीएससी में डायरेक्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन कभी आ भी जाता है एंड कभी नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, बट हम उसको पढ़ते ही है क्योंकि आंसर में कोट करना है। तो ये 3 चीज़ें तो आप वैसे भी कर ही रहे हो वहाँ पे। तो ये 3 चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में करना है बाय रिमेंबरिंग द फैक्चुअल डेटा, कि जो रैंक है, जो परसेंटेज है रिपोर्ट के, वो भी याद रखो। सेकंड पार्ट वुड बी सर एफएम, मतलब एफएम के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में सेग्रीगेट नहीं करता था। मैं उसको एज अ टॉपिक ही सेग्रीगेट करता था, लाइक मैनेजमेंट इज़ ऑफ 50 मार्क्स कंबाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें 9 टॉपिक्स है, तो आई वुड डिवाइड देम इन लाइक कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो करने, और वो टॉपिक सर मैं मतलब जो सीजीबी मेंटर्स में सपना मैम है, उनके थ्रू मैं सीखा था। तो फिर उससे मैंने मेरी नोट्स बनाई थी एंड मल्टीपल टाइम उसी का रिवीजन किया। तो वो एक मैनेजमेंट कवर करता है। एंड फाइनेंस पार्ट में सर सर्कुलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरबीआई एंड सेबी के, क्योंकि वही बेस बनाते कि फाइनेंस में क्या करंट इवेंट चल रहे। एंड अलॉन्ग विद दैट सर जो यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, वही सब फाइनेंस में भी है। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यही करना है कि थोड़ा टेक्निकल राइटिंग का एक हैबिट रखना था। जैसे सर 2024 में 81 बॉन्ड्स पे क्वेश्चन था, तो वो टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसमें यूपीएससी में भी पूछते हैं उन लोग, नो डाउट, बट यहाँ पे सर 400 एंड 600 वर्ड्स है। तो वो इन डेप्थ लिखने की एक हैबिट है, वो थोड़ी डेवलप करनी पड़ी थी। यहाँ पे यूपीएससी से कम पढ़ना पड़ता है ज़्यादा? सर मतलब नंबर ऑफ आवर्स आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा कम है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। लाइक इसके एक जो टोटल सब्जेक्ट है ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंग्लिश, उतना वहाँ पे एक पेपर में आई थिंक सब्जेक्ट्स हो जाते। तो आप जितने एफर्ट यूपीएससी में दे रहे हो उतने एफर्ट अगर यहाँ दोगे तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गारंटीड हो जाएगा, बट एक काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है। एक सर्टेनिटी और एक अनसर्टेनिटी, यूपीएससी एग्जाम का जनरली सुना है कि अनसर्टेन रहता है इवन लास्ट स्टेज तक, और आरबीआई ग्रेड भी आपने अपीयर किया है, एग्जाम क्लियर किया है, तो क्या आरबीआई ग्रेड भी यूपीएससी की तरह अनसर्टेन है? सर एक्चुअली सही बोलूँ तो मतलब फेज़ 1 में मुझे लगता था थोड़ा कि आई वाज वरीड अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ ओनली। ओवरऑल कट ऑफ का कभी ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ अनसर्टेन। मतलब जैसे पेपर की जितनी डिफ़िकल्टी लेवल है उतना ही कट ऑफ रह रहा था पिछले 3 साल से। तो वो अनसर्टेन मुझे फेज़ 1 में भी उस तरीके से कम लगा। फेज़ 2 में तो सर इट इज़ वेरी लाइक आप अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ जो है उसे फॉलो करोगे तो डिस्क्रिप्टिव में यू विल गेट 30 और मोर, ऑब्जेक्टिव में यू कैन स्कोर 30। तो इस तरीके से आप टारगेट करोगे तो इट इज़ क्वाइट सर्टेन, मतलब हो सकता है। बस अनसर्टेन पार्ट जो थोड़े बहुत है, फेज़ 1 का सेक्शनल हो गया, इंटरव्यू में थोड़े बहुत डिस्कशन हो गए, उसके अलावा इट इज़ मोर सर्टेन देन यूपीएससी आई वुड से। ओके। एक यूपीएससी एस्पायरेंट जिसने यूँ समझ लो कि सी सेट क्लियर कर सकता है या किया है, तो वो कितने टाइम में इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकता है? सी सेट अगर सर अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है किसी का, तो वो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग के लिए रेडी है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है फेज़ 1 का वो है जीए, तो वो भी काफ़ी कुछ जैसे मैंने बताया
PIB इनिशिएटिव स्कीम रिपोर्ट उसमें कवर हो ही रहे। तो मैंने जब सर 2023 में फर्स्ट टाइम RBI का दिया था तो आई प्रिपेयर्ड इट फॉर 16 डेज और तब मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, बस रीजनिंग में 0.25 मार्क्स से आई मिस द सेक्शनल कट ऑफ। तो आई थिंक सर फेज़ 1 अगर आप अच्छे से CSET में रेडी है तो फेज़ 1 के लिए 1 मंथ इज़ इनफ। ओके। और जीए की बात करते हैं, जैसे करंट अफेयर पढ़, मैक्सिमम पार्ट करंट अफेयर, RBI सर्कुलर्स, PIB न्यूज़पेपर्स, ये सब रहता है। यस सर। यूपीएससी में हमें एटलीस्ट 1 ईयर का टारगेट करना होता है, तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपने कितने मंथ्स का करंट अफेयर टारगेट किया था? मैंने सर 4 मंथ्स का किया था, लाइक फेज़ 1 के पहले के 4 मंथ एंड फेज़ 1 से फेज़ 2 के बीच में जो 1.5 मंथ थे वो मैंने, मतलब फेज़ 1 के लिए 4 एंड फेज़ 2 के लिए 5.5 मंथ। ओके ओके। शशांक, इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। गैप ईयर्स थे आपके, तो Yes, sir. क्या एक्सपीरियंस रहा था बोर्ड के साथ? आपने यूपीएससी बोर्ड को भी फेस किया है Yes, और आरबीआई के भी बोर्ड को फेस किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन था एंड क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मोस्टली जो RBI का बोर्ड है तो दे आर ऑल्सो ऑन अ वेरी इंटेलेक्चुअल साइड, मतलब जो UPSC के मेंबर है दे आर इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ RBI दे आर इनटू टेक्निकलिटी। लाइक उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि 2 बैंक्स है, दोनों का CRAR डिफरेंट है, तो कौन सी ज़्यादा रेजिलिएंट होगी, कैसे चेक करोगी। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन थे वो थोड़े, अगर आपने पढ़ा है टेक्निकल तो यू वुड नो द आंसर, बट मोर और लेस सर मुझे लगा कि काफ़ी कुछ सिमिलर है क्योंकि RBI में भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे एंड इवन सर RBI में मेरे ऑप्शनल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अराउंड 3 मेंबर ने, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उसके बेसिस पे 3 मेंबर ने क्वेश्चन किए थे डिफरेंट डिफरेंट। चेयरमैन सर ने तो एक कोट भी बोला था हिस्ट्री का कि अभी इस पे डिस्कस करते हैं ऐसे, तो काफ़ी सिमिलर लगा मुझे। और गैप ईयर? गैप ईयर के लिए सर उन्होंने थोड़ा मतलब वैसे बोला था इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इंटरव्यू कि आपका इतना गैप ईयर है, आप और 2 ग्रेजुएशन कर लेते, तो दे वर ओनली चेकिंग हाउ ही इज़ रिएक्टिंग अंडर द प्रेशर। तो मतलब उन्होंने गैप ईयर का कुछ माइंड आई डोंट थिंक सो उन्होंने किया, क्योंकि जो गैप ईयर है वो आपके जस्टिफाई कर सकता है आपका नॉलेज। तो अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, आर्टिकुलेशन आप अच्छा कर रहे हो, तो दे आर नॉट माइंडिंग दैट डायरेक्टली। ओके ओके। यस सर। तो एक जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ भी हम आरबीआई की प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर मतलब मैंने तो किया है एक्चुअली, क्योंकि मैंने 24 में भी जब UPSC का दे रहा था तो तभी उस टाइम पे RBI का भी था। आई रिमेंबर अराउंड 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को RBI का मेंस था एंड उसके 1 मंथ पहले ही UPSC का मेंस भी था। तो मैंने उतने दिन में मैनेज किया था, बट आई मिस द कट ऑफ बाई 3 to 4 मार्क्स। सो साथ में हो सकता है मैनेज, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी वहाँ भी हो रही है, आपको बैठने का एक्सपीरियंस वहाँ भी मिल रहा है, बट ओनली थिंग डिफरेंट इज़ यहाँ पे डिजिटली करना है, तो वो आप साथ में कर सकते हो। 15-20 दिन का भी गैप होगा तो यू कैन मैनेज इट। ओके ओके। यस सर। आपने यूपीएससी लास्ट इंटरव्यू दिया था 24 में, तो उसके बाद ये लगता है कि मैंने मतलब अफसोस होता है कभी कि नहीं, मुझे यूपीएससी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए था? नहीं सर, एक्चुअली अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब नाउ आई एम सिलेक्टेड इन RBI, तो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट कि ये कर लेता तो बेटर था, वो कर लेता तो बेटर था। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव गॉट। शशांक, 2018 से लेके 25 गैप ईयर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिमिलर कंडीशंस में होते हैं जो यूपीएससी जर्नी में होते हैं मेनली। यस। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको कि उनको किस स्टेज पे जाकर प्लान बी, या बहुत सारे कैंडिडेट इसको आजकल प्लान ए भी ले रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ को, तो किस स्टेज पे उन्हें ये प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए? सर जैसे आपने बोला, मतलब यू कैन टेक इट एज अ प्लान ए ऑल्सो, मतलब ये जो बॉडीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस है या फिर सोशल प्रेस्टीज भी यहाँ पे है, देर इज़ गुड पे स्केल ऑल्सो, तो काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट्स है, तो यू कैन टारगेट इट एज अ प्लान ए ऑल्सो। बट इफ़ आप UPSC की कर रहे हैं तैयारी,
यू आर थिंकिंग कि मैं वही करूँगा, तो आफ्टर आई थिंक 2 अटेम्प्ट सर यू विल गेट एन आइडिया कि मतलब कहाँ पे आप स्टैंड आउट कर रहे हो। आप अगर प्रीलिम्स ही बार बार क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आई वुड नॉट से यू आर नॉट वर्दी इनफ, बट कंपटीशन ऐसा है कि यू आर नॉट एबल टू टैकल द फर्स्ट स्टेज। एंड इन केस आपका वो हो भी रहा है, बट अगर मेंस के अंदर यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, यू आर नॉट एबल टू राइट द गुड क्वालिटी आंसर दैट इज़ नीडेड, एंड आप कट ऑफ से 100-200 मार्क्स से नीचे मिस कर रहे हो, तो आई वुड से यू शुड ऑल्सो ट्राई द प्लान बी, जिसमें आरबीआई हो गई, नाबार्ड हो गई, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है। और ये भी है कि इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाने के बाद भी आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 5 डेज़ वर्किंग Yes, है, आपको नए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। यस सर, दूसरा आपके पास खाली बैठने का प्रेशर नहीं रहेगा, यस सर। तो ऐसे ही सर मोटिवेशन। मेन बात तो क्या है ना कि जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ की आप नहीं कर रहे तैयारी, आप यूपीएससी की करे जा रहे हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी एज लिमिट ख़त्म हो जाएगी रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी। अब फिर आप सोचोगे कि मुझे ये करना है, तो आप ना वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे, तो यू शुड एक्टिवेट द प्लान बी एज अर्ली एज पॉसिबल। शशांक, क्या मैसेज देना चाहोगे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को स्पेसिफिकली? यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सर यही है कि इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंट्री लेवल जॉब इन अवर कंट्री फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। सो ऑब्वियसली हर एक का हार्ट वहाँ पे है कनेक्टेड, बट आई वुड से यू हैव टू थिंक विथ माइंड ऑल्सो, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे, सिलेक्शन हो रहा है 1000 का, उसमें भी काफ़ी लोग फिर रीअपियर होते हैं रैंक इंक्रीज़ करने के लिए, ऐसे होता है। तो इन सच कंपटीशन आई वुड से कि आपकी वर्थ डिसाइड नहीं हो रही है यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम से, तो आप बेटर कि यूपीएससी की तैयारी कीजिए, बट ऑल्सो थिंक अबाउट सम अदर प्लान्स लाइक आरबीआई और एनी रेगुलेटरी बॉडी और एनी सच एग्ज़ाम यू फाइंड गुड इनफ। तो मतलब आप उधर लड़ रहे हो, आप इधर भी एक बार लड़ के देख लो, यू विल श्योरली गेट सम गुड रिवॉर्ड्स हियर। Okay, so thank you, Shashank, for this wonderful session, and Thank you I so much, hope sir. this will clear the doubts of many UPSC aspirants who generally ask about RBI Grade B exam. So Yes, sir. thank you, and I wish you good luck Thank you for so your much for having future me journey here, at sir. RBI. Thank you.